नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हमारे देश में मतलब आप सोचिए कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से रोज रोज की तादाद में कोई ना कोई हिंदू की टारगेट करके हत्या की जा रही, कहीं फैक्ट्री के अंदर तो कहीं दुकान बंद करके आता है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है तो कोई डॉक्टर काम करता है। और ये घटनाएं वो हैं जिनकी वीडियोग्राफी हो जाती है और हमारे पास तक पहुंच जाती हैं। लेकिन ये भी लोगों का आकलन है कि बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में लोग मार दिए जाते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है और बड़ी तादाद में लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो वो लोग हैं जो कन्वर्ट नहीं होते, आत्मदाह को स्वीकार करते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं, हिंदुज्म को छोड़ते नहीं हैं अंतिम क्षण तक। उन लोगों की ये वीडियो वो लोग इसलिए प्रदर्शित करते हैं ताकि पूरे बांग्लादेश में इस तरह के कृत्य किए जा सकें और बांग्लादेश में एक माहौल बनाया जा सके कि या तो कन्वर्ट हो जाओ, अपनी महिलाओं बहनों को हमको दे दो, अदरवाइज तुम मारे जाओगे। अच्छा, ये घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट क्या है? भारत सरकार अपने स्तर पर काम करती ही है, उसने सेनाएं सजा रखी हैं, उनके कॉन्सुलेट को बुलाकर बात करती है, उनके हाई कमीशन को बुलाकर उनको हड़काती धमकाती है, इसके अलावा इंटरनेशनल प्रेशर भी बनाती है। भारत सरकार विश्व के दूसरे इलाकों से जो बड़े बड़े राजनयिक हैं दूसरे देशों के, वो लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ब्रिटेन क्रिटिसाइज कर रहा है, जर्मनी क्रिटिसाइज कर रहा है। कुल मिलाकर बांग्लादेश को सीधा आईना दिखाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में हालात बहुत बुरे हुए हैं। बांग्लादेश में किसी तरह से भी इस्लामिक शासन स्थापित हो जाए, इसके पूरे प्रयास मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश कैसे पूर्व पाकिस्तान फिर से हो जाए, ये भी प्रयास चल रहे हैं। और ऐसा करने की कोशिश की जा रही है कि ये जैसे जैसे वो हादी को मार दिया, हादी को मारकर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए इतने हालात खराब हैं कि अभी चुनाव नहीं हो सकता, ये संभव है कि चुनाव टालने की पूरी वो बनाकर रखी हो। ऐसी परिस्थितियों में बांग्लादेश को सपोर्ट करने, बड़ा बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सपोर्ट करने वाले एक तरफ तो देखिए पाकिस्तान के जो पाकिस्तान जो 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 इंटरनेशनल आईसीसी के अंदर पाकिस्तान मूल के या पाकिस्तान के मुस्लिम कोई अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारे प्लेयर्स, भारत के प्लेयर, उनसे अवार्ड लेने से मना कर देते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की महिला खिलाड़ी भी उनके साथ हाथ मिलाने से मना कर देती हैं, पुरुष खिलाड़ी भी हाथ मिलाने से मना कर देते हैं, उनके साथ खेलने से मना कर देते हैं। बहुत कुछ चल रहा है। मतलब भारत यूनाइट दिखाई पड़ रहा है। भारत के लोग बांग्लादेश में हो रही हत्याएं, बांग्लादेश में पाकिस्तान में हो रहे अत्याचार और इनके विरुद्ध खुलकर खड़ा हुआ है। भारत में एक लहर भी आई हुई है। भारत के अंदर से योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री लगातार ड्राइव लगाकर बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो वायरल हुआ देखा होगा कि गाजियाबाद के अंदर पुलिस ने नए टैक्टिक्स अपनाए हैं बांग्लादेशियों को ढूंढने के। वो नए टैक्टिक्स में उनके फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन के पुराने कॉल रिकॉर्ड निकालते हैं और फ़ोन की लोकेशन और फ़ोन से बायोमेट्रिक से वो पता लगाते हैं कि वाकई में इनके बांग्लादेशियों के साथ संबंध हैं कि नहीं है, या ये बांग्लादेशी मूल के हैं कि नहीं है, या इनके क्या क्रियाकलाप हैं। वो अपना डेटा दिखाते हैं, उसके बावजूद फ़ोन से, चूंकि डेटा तो हमारे यहाँ बहुत बड़े नेक्सस के तहत नकली बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि आधार के आधार पर जो डॉक्यूमेंट भी बना है उसको दोबारा वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यानी कि जिसने आधार लगाकर अपना कोई डॉक्यूमेंट बनवाया था उसको वेरिफिकेशन दोबारा करवाना पड़ेगा, और अगर उस वेरिफिकेशन में वो सही उतरता है तो ही वो निवासिता प्राप्त करेगा, अदरवाइज वो उसको एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। फॉरेनर्स एक्ट का पालन करना पड़ेगा, फॉरेनर्स एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री लगातार, जैसे असम में लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बांग्लादेशी जो जंगलों में बस गए हैं, वो आ गए हैं, घुस आए हैं, उनको बाहर किया जाए। ये कोशिशें भारत में बड़ी बड़ी तादाद में चल रही हैं और नतीजा उसका निकला कि बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बड़ी भीड़ है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, या भारत सरकार भी इस समय हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में बिठाकर सीधा वहां उतरवाती है, वहां उनका वेरिफिकेशन होता है और वो बांग्लादेश चले जाते हैं। बांग्लादेश सरकार इस विषय पर ना इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि भारत की स्थिति बहुत स्ट्रांग है। अगर बांग्लादेश सरकार उस पर मना करती है तो यह संभव है कि बांग्लादेश को एक बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा, इंटरनेशनली करना पड़ेगा अपने नागरिकों के लिए। इसलिए लेकिन यहां पर एक्टिविज्म के तहत लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। हालांकि आज के चीफ जस्टिस ने लगातार कहा था बांग्लादेशियों को यहां रेड कारपेट नहीं बिछाया जा सकता, बांग्लादेशियों को यहां बसाया नहीं जा सकता, बांग्लादेशियों को यहां पर राइट नहीं दिए जा सकते, उनके यहां कोई फंडामेंटल राइट नहीं। वो गलत तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके भारत में आए, वहां पर अगर सेना गोली
मार देती तो क्या होता, वहां पर उनको नुकसान पहुंचता तो क्या होता। अब अंदर घुस आए हैं तो आप कहते हैं कि उनको फंडामेंटल राइट चाहिए। आपके पास अगर काम करने का, गरीबों मजलूमों को काम करने का विषय आप रखते हैं या काम करने की इच्छा रखते हैं, पिटिशनर से कहा, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत गरीबी है, बहुत लाचारी है, उनके लिए काम करिए। क्यों बांग्लादेशियों के लिए काम करते हैं आप? बांग्लादेशियों का सपोर्ट करके भारत को कमजोर कर रहे हैं। भारत की अस्मिता, भारत की अक्षुण्णता को हमने बरकरार रखने की कसम खानी चाहिए या हमको आगे आना चाहिए। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के स्टेटमेंट आने के बाद बड़ा विरोध भी हुआ था, चिट्ठी पत्रियां भी इधर से उधर ट्रांसफर हुई थी। तमाम यहाँ के जो 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 बड़े लोग हैं, जो अपने आप को तथाकथित बहुत बड़ा या प्रभावशाली कहते हैं, ऐसे रुसूखदार लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी थी, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं बहुत मजबूत हूं, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मैं न्याय के साथ हूं, मैं भारत की अक्षुण्णता, भारत को अक्षुण्ण रखने का प्रतिबद्ध हूं। और कसम भी यही खाते हैं। मजे की बात तो यह है कि संविधान की कसम खाके कोई भी चीफ जस्टिस या जज बनता है तो वो भारत की जो संप्रभुता है उसको अक्षुण्ण रखने की बात करता है, वो भारत को भारत बनाए रखने की बात करता है, न्याय की बात करता है, और वो भारत के संविधान के अनुरूप चलने की बात करता है। लेकिन फाइनली जाकर पता नहीं कहां कहां घूम जाते हैं और ये सब चलता है। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस अभी जब तक भी बैठने वाले हैं, मुझे लगता है अभी 1 साल और बैठने वाले हैं, वो 1 साल में, सवा साल में, 1 साल 2 महीना जो भी उनको बैठना है, इस समय में बहुत कुछ हो सकता है। भारत बांग्लादेशियों से खाली भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने वाले लोग भी भारत में हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप सोच कर देखो कि पाकिस्तान, या पाकिस्तान जो पूर्व पाकिस्तान था, पूर्व पाकिस्तान से मतलब है कि आज का बांग्लादेश, उस समय भी अहमदियों को लेकर वहां बहुत कुछ चल रहा था। अहमदियों को मुसलमान नहीं माना गया। 1974 में तो यहां तक पास कर दिया, जिसको ऑर्डिनेंस 20 के नाम से जानते हैं। 1984 में ऑर्डिनेंस 20 पास हुआ था। 1974 में तो दूसरे संविधान संशोधन में अहमदिया को कानूनी रूप से गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। खुद को मुस्लिम कहने या इस्लाम का प्रचार करने से उन्हें रोक दिया गया था। और 1984 में तो ऑर्डिनेंस नंबर 20 के नाम से बहुत बड़ा हो गया था। खुद को मुस्लिम कहना, मतलब ये कहा गया था अहमदिया के लिए अपराध बनाया गया। अगर अहमदिया, जियाउल हक की सरकार उस समय हुआ करती थी, उसने कहा कि अहमदियाओं को, खुद को अगर मुस्लिम कहते हैं, इस्लामी अभिवादन जैसे सलाम अलैकुम या जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं, अपनी जगहों को मस्जिद कहते हैं, वे अहमदिया हॉल या बैत कहते हैं, या इस्लामी नारे या प्रतीक इस्तेमाल करते हैं, तो 3 साल की सजा, जुर्माना और ब्लास्फेमी कानूनों के तहत उनको मौत की सजा तक के प्रावधान रखे गए। आप सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर जो मोहम्मद को मानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान का निर्माण किया, ऐसे कादियानी या अहमदियाओं के लिए वहां पर सजा के प्रावधान है कि वो अगर अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं, ऐसा कुछ भी कहते हैं कि जो इस्लामिक चिन्ह हो जिससे वो मुसलमान कह सकें, तो ऐसे लोगों की हत्या करने के प्रावधान है। कानूनन उनको रोका गया है। हर वर्ष पाकिस्तान में भी 10 से 12 हत्याएं होती हैं। इसको लेकर कयानी कमीशन आया था। मुनीर कयानी कहते थे उसको, मुनीर कमीशन कहते थे। आज भी मुनीर, मोहम्मद मुनीर बैठा हुआ है। तो मुनीर कयानी कमीशन ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान के अंदर मैंने 150 प्रकार के मुसलमानों को वो किया है, मतलब उनका इन्वेस्टिगेशन किया है, उनमें से एक भी की डिफिनीशन मानी जाती तो 149 को मुसलमान नहीं कहा जा सकता। आप सोचकर देखिए, ऐसी परिस्थिति में जहां बांग्लादेश में वो मुनीर कयानी कमीशन या इनके फॉलोवर्स जो वहां पर बैठते हैं, वो सब किस 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 उससे जले हुए हैं। आप सोचिए कि 1950 से 1960 के दशक में बांग्लादेश के अंदर, यानी कि पूर्व पाकिस्तान के अंदर, और 65 के बाद सिस्टमेटिक कानून घोषित करके हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेने का सिलसिला चला था, जिसको एनिमी प्रॉपर्टी कहा गया था। हिंदुओं को वहां एनिमी घोषित किया गया था और एनिमी घोषित करके वो प्रॉपर्टी सारी वापस लेने का सिलसिला चला था। उसके बाद उन्होंने दोबारा प्रॉपर्टियां बनाई हैं, मतलब बांग्लादेश में रहने का। और खासतौर से बात ये, योगेंद्र मंडल, आपको याद होगा, योगेंद्र मंडल एक दलित नेता थे और बड़े नेता हुआ करते थे हिंदुस्तान के। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में, यानी कि आज के बांग्लादेश में, उस समय यह मुहिम चलाई थी कि भाई बांग्लादेश बड़ा हो जाए, दलित तो यहीं रहेंगे। जो एरिया दलितों के थे वो पाकिस्तान के पक्ष में वोट डलवाए थे, उनको लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया था। लेकिन उस समय ही शेख मुजीबुर रहमान को समझ जाना चाहिए था कि योगेंद्र नाथ मंडल का जो हश्र हुआ और उनको बाद में भारत में आकर शरण लेनी पड़ी और अपना जीवन उन्होंने गुमनामी में काटा, और वो
पश्चाताप करते रहे कि दलितों को बांग्लादेश में यानी कि उस समय के पूर्व पाकिस्तान में रखना उनकी सबसे बड़ी भूल हुआ करती थी, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं हो सकते। इस्लाम को मानने वाले अहमदियों के सगे नहीं हो सकते, इस्लाम को मानने वाले शिया सुन्नी के सगे नहीं होते, सुन्नी शिया के सगे नहीं होते। और संसार के जो 56 देश इस समय हैं उनमें फिरकों के आधार पर सरकारें हैं और वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। आप सोच कर देखिए कि ये जो इजराइल का मामला चल रहा है, फिलिस्तीन का मामला चल रहा है, इसमें बात करने वाले तो बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन कोई भी साक्षात रूप से फिलिस्तीन के साथ खड़ा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि फिलिस्तीन उनके समुदाय से नहीं आता, क्योंकि फिलिस्तीन के लोग जो वहां पर रहते हैं वो शफी मुसलमान हैं, और शफी मुसलमान शियाओं के ज्यादा नजदीक कहा जाता है। शिया और सुन्नी के बीच की कड़ी को शफी कहा जाता है। शफी है तो सुन्नी, लेकिन शफियत को फॉलो करने वाले ज्यादातर प्रणालियां वो शियाओं की फॉलो करते हैं। इसलिए ईरान तो उनके साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, लेकिन बाकी देश उनके साथ खड़े नहीं दिखाई पड़ते। हाँ, दूर से इस्लाम के नाम से चूंकि जनता ना भड़क जाए, लोग ना कहने लगे, तो वो भाषणबाजी करते हैं, लेकिन वाकई में वो काम नहीं करते। इसलिए यूएई इजराइल के साथ संपर्क बनाकर आगे चला जाता है, सऊदी अरबिया इजराइल के साथ संपर्क बनाकर उनके साथ डिफेंस ट्रीटियां करता है, जबकि सब कुछ गाजा में जो चल रहा है वो चल ही रहा है। अच्छा, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं होता कि 5000 मिसाइलों के साथ जिसने हमला कर दिया था इजराइल पर, वो दोषी हैं कि नहीं है। ये तो वैसा ही प्रकरण लगता है जैसा गोधरा में आग जलाई गई, वो गोधरा में ट्रेन जलाई गई, राम भक्तों को जिंदा जला दिया गया, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। अहमदाबाद दंगे सबको याद है। वैसे ही 5000 मिसाइलों के साथ हमला कर दिया म्यूजिकल फेस्टिवल पर, उस पर किसी को ध्यान नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अब कर रहे हैं कि हम जड़मूल से नाश कर देंगे, अंत कर देंगे, उसकी सबको चिंता है। पूरे जो लिटरल मुसलमान है, जो 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 किसी भी प्रकार का मुसलमान है, वो सबको चिंता है, सब उस पर बात करते हैं। और यहां तक कहते हैं कि नहीं, इजराइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब यहूदी उनकी नजर में एग्जिस्ट नहीं करता, वो ऑक्युपाइड पैलेस्टीन कहते हैं उसको। आप सोच लीजिए कि मानसिकता किस प्रकार की है। ये मानसिकता को रखने वाले बांग्लादेश में इस समय सरकार में है, और सरकार में चूंकि इस समय हैं, तो आप सोच लीजिए कि जिस पाकिस्तान ने सर्चलाइट ऑपरेशन चलाया था, मुसलमानों को ही प्रोसिक्यूट किया था, जिन्होंने अहमदियाओं को एलिमिनेट किया, कत्यायनी को ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो मुसलमान आज हिंदुस्तान के कुछ लोगों के लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। आप सोचिए कि आईपीएल का यहाँ पर मैच होता है, पूरे संसार से प्लेयर्स खरीदे जाते हैं। अब सरकारें तो अनुमति देती हैं, क्योंकि वो सरकार अपने स्तर पर काम करती है, सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जनता तो बहुत कुछ कर सकती है। ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेश के खिलाड़ी को भारत में परचेज करना, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस समय कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी को, जहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हमारे खिलाड़ी हाथ मिलाने से मना कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान के आईसीसी में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों से अवार्ड लेने से लोग मना कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान के साथ खेलना भी मजबूरी में खेला जाता है, वो भी वैमनस्यता बस खेला जाता है कि भाई खेल रहे हैं, चूंकि इंटरनेशनल मैच में खेलना है इसलिए खेल रहे हैं। लेकिन ये लोग, आप सोचो कि ये लोग, भारत में बैठे लोग, भारत में जब तूफान आता है, भारत में जब त्रासदी होती है, तो कार्यक्रम नहीं करते। शाहरुख खान जैसे लोग, आप सोचो पाकिस्तान में बाढ़ आती है, पाकिस्तान में भूकंप आता है, तो हिंदुस्तान में कार्यक्रम करके उनके लिए सिंपैथी और धन इकट्ठा करके भेजते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कभी कुछ, मैंने तो कभी नहीं सुना कि शाहरुख खान जैसे व्यक्ति ने हिंदुस्तान के अंदर कोई भी त्रासदी हुई हो, उस त्रासदी में यहां तक कि रेल दुर्घटना हुई हो, उसमें भी उसने एक यूनिट ब्लड देने का भी या ब्लड इकट्ठा करने का भी प्रयास किया। मैंने नहीं सुना, आप लोगों ने सुना हो तो लिखकर बताइएगा। और शाहरुख खान हम सब जानते हैं कि बाकी परिवार तो पाकिस्तान चला गया था, पाकिस्तान, इनका पूरा ननिहाल पाकिस्तान में है। अब वो दिल्ली में रह गया था, दिल्ली में रहकर वो हीरो बन गया। हीरो बनने के बाद वो जो उसका हाल हुआ, आपने सुभाष घई वाला वो देखा होगा वीडियो, जिसमें सुभाष घई को वो बार बार पैर छू रहा है, बार बार पैर छू रहा है, और बाद में हीरो बन गया तो मुसलमान हो गया, मुसलमान बन गया तो फिर इस्लाम आ गया, इस्लाम। हालांकि खान शब्द जो खान सरनेम लगाया जाता है, वो हिंदुस्तान के लोगों का सरनेम नहीं है, वो मुसलमानों का भी सरनेम नहीं। खान तो जो सरनेम लगाने वाले लोग हैं वो मंगोलियन है। हालांकि ये कहा जा सकता है वो मंगोलियन और टर्की मिलाकर ही तो मुगल बना था, तुर्क मंगोल मिलाकर ही तो मुगल बना था। यानी कि शाहरुख खान लगाने वाले लोग हिंदुस्तान के अंदर वो मुख्य रूप से लोग हैं जो कि वाकई में मुगलिया सल्तनत को फॉलो करते हैं। ये उन बड़े लोगों में हैं जिसमें ये कहा जाता है कि
मुगल, तुर्क, पठान, शेख, सैयद, ये बड़े लोग हैं, ये प्रिवेल करते हैं, अपने आप को असली मुसलमान करते हैं, और बाकी के हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को ये दूसरे शब्दों से नवाजते हैं और यहाँ पर उनको दोयम दर्जा का, त्रेम दर्जा का मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक 10 करोड़, लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए में पाकिस्तानी, वो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को परचेज करना स्वप्न में भी भारत नहीं सोच सकता। शाहरुख खान जिस टीम को ओन करता है वो कोलकाता नाइट राइडर्स है। कोलकाता नाइट राइडर, अब चूंकि बांग्लादेश और बंगाल की टीम, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को परचेज करता है, शाहरुख खान की टीम परचेज करती है 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति जहां हिंदू मारा जा रहा हो, जहां बांग्लादेश में इतनी बुरी स्थिति फैली हो, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो रहा हो, पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेशियों से परेशान हो, इस समय इतना परेशान हम पाकिस्तान से नहीं है जितना हम इस समय बांग्लादेशियों की घुसपैठ से परेशान है, और सारी सरकारें बांग्लादेशी घुसपैठों को सुप्रीम कोर्ट सहित बाहर करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में बांग्लादेशी को सपोर्ट करके उसको परचेज करना कितना सही लगता है? शाहरुख खान ने यह किया। कंट्रोवर्सी इस बात पर आई कि सबसे पहले अर्नब गोस्वामी ने इसको खोलकर रख दिया और ग्लेरिंग डबल स्टैंडर्ड नाम का एक उन्होंने कार्यक्रम कर दिया। इस कार्यक्रम में ब्रॉडकास्ट करते समय पूरा इतिहास बताया, कितने लोगों को मारा गया, कैसे हिंदू वहां से एलिमिनेट किया गया, क्या क्या वहां पर किया गया, ये सब कुछ उन्होंने बताया। अब जब ये एक कंट्रोवर्सी देश में बन गई और इसके विरुद्ध हो गया कि भाई ये कैसे कर रहा है, तो आप सोचो कि प्रियांक खड़गे यानी कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा खुलकर शाहरुख खान के पक्ष में खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि भारत का कानून तो मना नहीं करता, भारत का आईन तो मना नहीं करता। अगर भारत का आईन मना नहीं करता है तो कंट्रोवर्सी किस बात की है? आप सोचकर देखिए कि कांग्रेस कैसे शाहरुख खान के साथ खड़ी दिखाई देती है और किस प्रकार से बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को खरीदने को जस्टिफाई करती है। आप कानूनी आधार पर छोड़ दीजिए, आप कहते हैं कानून आधार पर, आपकी मानवीयता क्या मर गई है? आपकी जो हिंदुत्व है वो क्या मर गया है? क्या हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस का कोई दायित्व नहीं बनता? क्या नेहरू से लेकर अब तक जितने पैदा हुए वो सिर्फ मुसलमानों को ही संरक्षण देंगे? हिंदुस्तान जिनके लिए बनाया गया, जो हिंदू राष्ट्र बनाया गया था, पाकिस्तान विभाजित करके मुसलमान वहां भेज दिए गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था, उनको आज भी भारत में क्या आप प्रथम दर्जा देंगे और आप उनको सुपर नागरिक, सुपर सिटीजन मानेंगे? और इसके अतिरिक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को आप समर्थन करेंगे? आप, मुझे लगता है कि खड़गे या कांग्रेस जिस तरह से अब स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है, शाहरुख खान के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। खड़े होकर कहना चाहिए कि भैया हिंदुओं को वो मार रहे हैं, हम हिंदुओं के साथ हैं। हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान में आ जाना चाहिए था, नेहरू की गलती जिससे कि पाकिस्तान में उस समय हिंदू रोका गया और हिंदुस्तान में मुसलमान रोका गया, वो नेहरू की गलती को जस्टिफाई करने का समय आता है। नेहरू लियाकत समझौते को आज रिवोक करने का समय आता है। आज ये समय आ जाता है कि पाकिस्तान बना तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान, चाहे वो बांग्लादेश में जाएं चाहे पाकिस्तान में जाएं, आप वापस लीजिए और सारे हिंदुओं को यहां वापस दीजिए। हम सुकून से रहना चाहते हैं और आप सुकून से रहिए। अपने घरों में अपनी मस्जिद बनाओ, चाहे मस्जिद फोड़ डालो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा कहने की बजाय खड़गे परिवार भी, जो कांग्रेस को इस समय लीड कर रहा है, खड़गे परिवार भी शाहरुख खान के पक्ष में यह कहते हुए खड़ा होता है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को परचेज करने में क्या बुराई है और बांग्लादेशी खिलाड़ी क्या खिलाड़ी नहीं है? ये खिलाड़ियों में मत ऐसा सोचिए। और शाहरुख खान ने खरीद की है तो शाहरुख खान को खरीदने का राइट है, इसलिए वो खरीद रहा है, उसको वहां मदद करने का राइट है, इसलिए वो मदद कर रहा है। हाँ, शाहरुख खान को मदद करने का राइट तो पाकिस्तान की भी है, चाहे युद्ध के क्षेत्र चल रहा हो। सलमान खुर्शीद को भी ऐसा करने का राइट है। आप सोचिए कि भारत में ये आस्तीन के सांपों का क्या इलाज है और भारत किस तरफ जा रहा है? क्या रावण वध करना आवश्यक नहीं है? क्या राक्षसों का विनाश नहीं होगा? क्या राक्षस अभी भी यदा कदा राम भक्तों को या रावण ऋषि मुनि संतानों को परेशान करते ही रहेंगे? या राक्षस हवन की सामग्री में मांस डालते ही रहेंगे?
ये तो हिंदुस्तान के लोगों को तय करना है, खड़गे जैसे लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन जब सुना कि खड़गे खुलकर खड़े हुए हैं तो बहुत कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ कि एक तो शाहरुख खान तो विरोधी बातें करता ही है, उसके साथ खड़े लोग भी किस तरह खुलकर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। आप लोगों को कैसा क्या महसूस होता है लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिखे हुए ये जो नीचे डायलॉग लिखते हैं इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। किसी ने ये वीडियो मेरा लंबा बन जाता है, किसी ने लिखा कि 2-3 मिनट की बात आप 15 मिनट में लिखते हैं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि उसमें 10 कमेंट लोगों ने किए कि भैया आप बढ़ा बढ़ा कर देख सकते हो, आप थोड़ा उतना ही पोर्शन देख सकते हो, आप फास्ट फॉरवर्डिंग लगा कर देख सकते हो, लेकिन हमें क्यों रोक रहे हो? हमें पूरा विषय चाहिए होता है, पूरा बैकग्राउंड चाहिए होता है, हम विषय को सुनना चाहते हैं, एक एक शब्द को बारंबार सुनते हैं। ऐसा कई लोगों ने कमेंट किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो लोग भी ये महसूस करते हैं मेरे विचार को कि पूरी बात सामने आनी चाहिए और पूरी बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए ताकि दोबारा ना सुनना पड़े, वो लोग लिखकर रिप्लाई देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही लिखकर निश्चित तौर से इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। क्या शाहरुख खान जैसे लोगों को भारत में उनकी मूवीज, उनको प्यार मिलना चाहिए? आप लिखकर बताइए, मैं जरूर उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।